तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी देखा था। आज हम लोग बेस थ्योरम के बारे में जानेंगे। बेस थ्योरम क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस वगैरह आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो सारी बातें याद है क्या? यस, याद है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ट्री डायग्राम बनाते हैं, ये सब बातें याद हैं अच्छे से? डिपेंडेंट और यस इंडिपेंडेंट सर। इवेंट्स में क्या फर्क है ना? ए बाई बी का मतलब, बी बाई ए का मतलब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब चीजें याद है। पिछले क्लास में 2 क्वेश्चंस दिया था, होमवर्क में बनाया था आप लोगों ने। सर सर एक एक क्वेश्चन बना, बना था, दूसरा नहीं बना। फर्स्ट नहीं बना था सर, दूसरा बन गया था। ठीक है, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम किस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल था बताओ? जिसमें टारगेट इवेंट जो है पहले ही एग्जिस्ट करता है। जो इवेंट्स हुए हैं ना, उसमें जो टारगेट इवेंट है वो लास्ट स्टेज में जब नहीं अकर करता, पहले ही अकर करता है, तो उस केस में हम लोग बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा बेस थ्योरम का। फिर से मैं अब वैसे ही अज्यूम करता हूं, एक सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के अंदर कुछ इवेंट्स अज्यूम करता हूं मैं। ठीक है, कुछ इवेंट्स अज्यूम कर रहा हूं मैं। लेट्स से इवेंट A1 है, इवेंट वैसे ही डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। A1 है, A2 इवेंट है, मान लो ये A3 इवेंट है। इस तरीके से मान लो कुछ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, कुछ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, और मान लो हमारे पास एक इवेंट ई है, एक हमारे पास इवेंट ई है, जो हो सकता है कुछ इस तरीके से है। ये एक इवेंट ई हमने इसके अंदर डिफाइन किया, और ये इवेंट हो सकता है A1 का कुछ हिस्सा इसके साथ कॉमन हो, A2 का कुछ पोर्शन इसके साथ कॉमन हो, A3 का कुछ पोर्शन कॉमन हो, A4 का कुछ पोर्शन कॉमन हो, इस तरीके से, और ये फिर कॉमन पार्ट है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि अगर A1, A2, A3 का प्रोबेबिलिटी नोन है, तो कैसे हम E का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, है ना? अगर A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये सब का प्रोबेबिलिटी अगर नोन है, तो कैसे हम E का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे क्या होगा कि E का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, माने ऐसे समझ लो कि ये पता है कि E एग्जिस्ट करता है, तो ये पता करना होगा कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि A1 के जरिए E हुआ होगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। मतलब मान लो ये गिवन है कि E हैज ऑलरेडी हैपेंड। पहले क्या होता था कि हमको पता करना था कि E का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो करते थे कि A1 हो चुका है तो A1 में E का प्रोबेबिलिटी, फिर A2 के होने का प्रोबेबिलिटी, और फिर बोलते थे कि अगर A2 हो चुका है तो A2 में E का प्रोबेबिलिटी, फिर बोलते थे A3 का प्रोबेबिलिटी इनटू E by A3 का प्रोबेबिलिटी, इफ A3 हैज ऑलरेडी हैपेंड देन E का प्रोबेबिलिटी। ऐसे करके करते थे, सबको जोड़ देते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इट इज गिवन दैट E हैज ऑलरेडी हैपेंड, now tell me what is the probability that E has happened because of happening of A1। समझ आ रहा है बात? ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा
if E has already happened, then tell me what is the probability that, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा उल्टा, if it is given that E has already happened, then tell me what is probability that it has happened through A1. मतलब अगर इस डायग्राम में देखो ये A1 है और ये पूरा E है, तो बोल रहा है इतने पार्ट, ये हमारा फेवरेबल एरिया हो गया, और सैंपल स्पेस क्या बना, E हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, यानी ब्लैक एरिया बाय ये जो ब्लू एरिया है पूरा, ये ब्लू एरिया, ब्लैक ब्लैक एरिया बाय ब्लू एरिया। बात समझ आ रहा है? तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इफ इवेंट ई हैज ऑलरेडी हैपेंड देन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज हैपेंड बिकॉज A1 हैज हैपेंड। A1 के होने का प्रोबेबिलिटी बताओ इफ ई हैज ऑलरेडी हैपेंड। समझ रहे हो बात को? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो A1 का प्रोबेबिलिटी सिर्फ नहीं पूछ रहा A1 का प्रोबेबिलिटी जब E हो चुका है, तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि E का अगर E हो चुका है तो ये बताओ कि A1 के जरिए E हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। समझ रहे बात को? तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया उसको थोड़ा समझते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बाई अगर मैं E पूछूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? AI बाई E का अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं तो इसका वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यही नहीं लिखते थे A बाई E को? A और B में कितना कॉमन है, और मॉडिफाइड सैंपल स्पेस या न्यू सैंपल स्पेस जो है वो E बन जाएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसा, है कि नहीं? लिख सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा यहां से एक बात समझो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E को मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा, ये बताओ जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E को अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा? और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन E को डिफाइन, अच्छा ये भी बात है, ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा? E बाई AI, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। करेक्ट है कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं ना? बोलो। यस सर। यस सर। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन E को क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डिवाइडेड बाय E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? यस सर। लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E लास्ट क्लास में कैसे डिफाइन किए थे? लास्ट क्लास में कैसे डिफाइन किए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E को? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E को लास्ट क्लास में कैसे डिफाइन किए थे?
probability of A into probability of E upon A1. प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने बोला सर वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला पूछ रहे हैं। हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ सर, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A into प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon A। तो अगर मैं यहां से इसको लिखूं ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, देखो तो, यस या नो, दोनों सही है ना, यस सर। दोनों सही है। यस सर। तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, और इसको मैं रिप्लेस करूंगा, इस क्वांटिटी को रिप्लेस करूंगा, बट किससे रिप्लेस करूंगा ये जरा देखो, इससे नहीं रिप्लेस करूंगा, दूसरे वाले से रिप्लेस करूंगा। ध्यान देना मेरी एक बात पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर लिखा तो इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए, और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा तो इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बात समझ रहे हो, तो दोनों ही ठीक है। तो इसको मैं चेंज करूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग 1 एंड यूजिंग 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2। मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि जो डिवाइडेड बाई ई है ना, उसको ए आई में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको उल्टा करना चाह रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाई ई जो है उसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनो, ये न्यूमरेटर को देखो क्या चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या था ये बताओ जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को कैसे डिफाइन किए थे, तो ये सिग्मा था, किसका सिग्मा, ये सिग्मा किसका था, ये था सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बेसिकली आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए आई। यही ना डिफाइन किए थे कि पहले तो बोलो कि ए1 के होने का प्रोबेबिलिटी कितना, अगर ए1 हुआ है तो ए1 के जरिए ई का कितना प्रोबेबिलिटी है, सबको जोड़ते गए थे जोड़ते गए थे जोड़ते गए थे, यही था ना। तो बेस थियरम में ये हो गया ए बाई, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली ये क्या है, मैं इसको ट्री डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो कि कोई इवेंट है इस तरीके से, मान लो यहाँ पे हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से मान लो कुछ A1 A2 इवेंट्स अराइज होते हैं इस तरीके से, AN इवेंट्स तक ऐसे कुछ अराइज होते हैं, और A1 के जरिए इवेंट E का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, A1 के जरिए इवेंट E का प्रोबेबिलिटी पता है, A1 के जरिए E के होने का प्रोबेबिलिटी, A2 के जरिए A3 के होने की वजह से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई बताओ प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, A1 के होने का प्रोबेबिलिटी मान लो ऐसे लिख लेते हैं, मान लो यहाँ प्रोबेबिलिटी इसका होने का A1 है, इसके होने का प्रोबेबिलिटी ऐसे डिफाइन कर ली A2 है, इसके होने का प्रोबेबिलिटी A3 है, इसके होने का प्रोबेबिलिटी मान लो AN है। और
यहां से यहां जाने का प्रोबेबिलिटी मान लो B1 है, ये B2 है, ये B3 है, B4 है, और दिया हुआ है कि E हुआ है, E का अकरेंस हुआ है, ये कंफर्म है, गिवन है। तो ये पता करना है कि A2 के जरिए हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं क्या करूंगा इसमें, लेट्स से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा गया कि E हो चुका है भाई, E हुआ है, लेकिन A2 के जरिए हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ कितना है। नहीं समझे बात? A2 के जरिए ये हुआ होगा, A2 के रास्ते हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं बोलूंगा A2 B2 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, माने A1 B1, जो हुआ है वो सैंपल। देखो A/B में B सैंपल स्पेस बन जाता, तो यहाँ E सैंपल स्पेस बन जाएगा। E कितना होगा, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस 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 AN BN। बात समझ आया? सैंपल स्पेस यहाँ E बन जाएगा, सैंपल स्पेस माने, है ना, E के होने का जो चांस था, तो सैंपल स्पेस बन जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 से लेके AN BN। अब ये A2 के रास्ते हुआ होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी A2 B2 डिवाइडेड बाई, ये बेस थ्योरम। बात समझ आया? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लो अपने पास 5 व्हाइट बॉल है और 7 रेड बॉल्स है, ठीक है। दो बॉल्स 1 बाई 1 करके मान लो ड्रॉ किया गया, है ना। ड्रॉ किया गया है 2 बॉल्स 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बीइंग व्हाइट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल being white if it is given that second ball is white। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया। सिर्फ अगर पूछता कि फर्स्ट बॉल व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी, तो इट वुड हैव बीन 5/12, आंसर वुड हैव बीन 5/12। पर ये बोला कि अगर सेकेंड बॉल व्हाइट आया है, ये गारंटी है, व्हाइट आया ही आया है, तब बताओ कि पहला बॉल व्हाइट आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर इसका डायग्राम बनाते हो, तो पहले स्टेज पे आप 5 व्हाइट प्लस 7 रेड बॉल है, पहले स्टेज पे आप फर्स्ट बॉल ड्रॉ किए, तो आपने ड्रॉ किया फर्स्ट बॉल, ये पहला स्टेज है, ड्रॉ फर्स्ट बॉल, ये पहला स्टेज है। तो यहां से आपने जो बॉल ड्रॉ किया वो व्हाइट भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है, ठीक है। डायग्राम समझना, व्हाइट आने का चांस जो है वो कितना होगा, व्हाइट आने का चांस कितना हो गया, व्हाइट आने का चांस हो गया 5/12 और रेड आने का चांस हो गया 7/12। अब यहां से आगे बढ़ते, अगर व्हाइट आया होगा तो सेकेंड बॉल व्हाइट होगा, सेकेंड बॉल बीइंग व्हाइट। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सेकेंड बॉल के व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये पता करना है हमको। तो पहले में मान लो अगर व्हाइट हमने ड्रॉ कर लिया है, तो व्हाइट कितना बचा 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना बचा 11। तो सेकेंड टाइम में व्हाइट ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/11। अच्छा, पहले बार में अगर हमने रेड ड्रॉ किया है, तो सेकेंड टाइम्स में
सेकेंड टाइम में जब हम बॉल ड्रॉ करेंगे तो वाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स 11 है जिसमें 5 वाइट बचा हुआ है, तो आंसर विल बी 5/11। नाउ ये गिवन है कि सेकेंड बॉल वाइट ही आया है, तो अब ये बताना है कि पहला बॉल वाइट होके सेकेंड बॉल वाइट हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? इट इज गिवन दैट सेकेंड बॉल इज वाइट, देन टेल मी फर्स्ट बॉल भी वाइट हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? या इसको इनडायरेक्टली ऐसा बोलो कि पहला बॉल वाइट होके सेकेंड बॉल वाइट हुआ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अगर गिवन है कि सेकेंड बॉल वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इवेंट्स को डिफाइन करो बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं खाली बता दे रहा हूँ लैंग्वेज कैसे लिखना है। लैंग्वेज लिखना है ऐसे, A1 मान लो फर्स्ट बॉल बीइंग वाइट, जो इवेंट ई है उस जो फाइनल हुआ उसको ई लिखना हमेशा, जो फाइनल इवेंट है उसको ई लिखना हमेशा। A2 जो है फर्स्ट बॉल बीइंग, जो फाइनल इवेंट है उसको लिखना ई, बाकी को A1 A2, फर्स्ट बॉल बीइंग रेड। और ई क्या है? जो फाइनल इवेंट है, फाइनल इवेंट क्या है? सेकेंड बॉल बीइंग वाइट। और हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिया हुआ कि ई हुआ है, फर्स्ट बॉल वाइट होने का प्रोबेबिलिटी, माने A1/E पूछा है क्वेश्चन में कि वाइट आया है सेकेंड बॉल, तो फर्स्ट बॉल वाइट होने का प्रोबेबिलिटी A1/E पूछा है। इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, उलट देना है इसको, E/A1 कर देना है, यहाँ उलट देना है इसको, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 into probability of A1 divided by sigma of I is equal to 1 से 2 probability of AI into probability of E/AI, ठीक है? इसी को क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज हाउ मच? 5/12, ट्री डायग्राम में देखो, इनटू E/A1 कितना हो गया? ये वाला, जब E हुआ है तो A1 के होने का प्रोबेबिलिटी 4/11 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? 5/12 इंटू 4/11 प्लस, माने ये पूरा रास्ता को फॉलो किए, फिर ये पूरे रास्ते को फॉलो किए, तो 7। ट्री डायग्राम से बड़ा आसान है इसको देखना, पर बोर्ड एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, समझे? यस सर। यस सर। बेस थ्योरम जो है ना, बड़ा जबरदस्त चीज है। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे। ट्री डायग्राम से बहुत आसान है इसको करना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एकदम आसानी से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो ऐसा है कि 3 कंपनीज हैं, ABC 3 कंपनीज हैं। तीन कंपनीज है और ये गुड्स सप्लाई करता है। दे सप्लाई गुड्स, माने ऑब्जेक्ट्स, कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, गुड्स। रेशियो माने जो टोटल अमाउंट हुआ उसका 2:3:5 में सप्लाई करता है। दे सप्लाई गुड्स इन रेशियो इतना टू अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल दो, ठीक है। ये ऐसे गुड सप्लाई करते हैं उसको, जिसमें ये भी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली कर दिया यूनिट, रेस्पेक्टिवली, है ना। और 30%, 20% and 40% of their goods, of the goods supplied by them are defective, ठीक है, are defective in nature, फिर वही रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली माने कहने का मतलब हो गया कि ए का 30%, बी का 20%, सी का 40%, ठीक है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट रैंडमली, इफ गुड इज, है ना, या रैंडमली सेलेक्टेड, and found to be defective, then find the probability that it has been supplied by A। मैंने पूरा गुड्स को मिक्स किया, जो भी सप्लाई आया सबको एक जगह रखा, उसमें से एक आइटम मैंने उठा के देखा, डिफेक्टिव निकल गया। जो मैंने पिक किया उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, वो डिफेक्टिव है ये पता चल गया है। अब ये बताना है कि वो कंपनी ए से आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो इसका ट्री डायग्राम बना दो, है ना। मान लो मैंने, हमारे पास 3 कंपनीज हैं, है ना, और उसमें से मैंने कोई एक गुड को पिक किया, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट को मैंने पिक किया। अब ध्यान से देखना, गुड्स है टोटल, और मैंने एक पिक 1 आइटम, तो ये कंपनी ए का प्रोडक्ट होगा, बी का प्रोडक्ट होगा या सी का प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना, है ना। दिस आइटम इज प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए, कंपनी बी या कंपनी सी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना। अगर सिंपल पूछता कि ए का, एक ये आइटम मैंने जो ड्रॉ किया वो कंपनी ए का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी तो सीधा 30%, 0.3 आंसर हो जाता। बी का 0.2 हो जाता आंसर, सी का 40%, 0.4। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाँ भाई इसका पिक को जो किया उसका चांस कितना है, लेकिन तब जब ये डिफेक्टिव है, गिवन है कि डिफेक्टिव है। तो देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ ये पूछूं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को पिक करता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी की कंपनी ए का होगा, तो 30% अमाउंट आ रहा है कंपनी ए से, तो आंसर हो गया 0.3। बी से आया होगा तो 0.2, सी से आया होगा 0.4। पर ऐसा नहीं क्वेश्चन है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि हाँ, पर ये बात है कि जो मैंने ड्रॉ किया वो डिफेक्टेड पीस है, जो मैंने ड्रॉ किया वो डिफेक्टेड पीस है। अब बताओ कि कंपनी ए से आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। समझ आ रही बात। अगर मैं इसको जनरल भाषा में बोलूं तो ऐसे कर सकते हो कि ए का कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, बी का कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, सी का कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये निकाल लो, सब जोड़ दो, ये हो गया सैंपल स्पेस, नया मॉडिफाइड सैंपल स्पेस। और उसमें देखो ए का कितना डिफेक्टिव है, वो फेवरेबल हो गया, मॉडिफाइड फेवरेबल आउटकम्स। उसी को हम इस अंदाज में देख रहे हैं कि ए जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया, पिक किया आइटम, ये प्रोडक्ट ऑफ ए होगा या प्रोडक्ट ऑफ बी होगा, या इट हैज बीन सप्लाइड बाय कंपनी सी होगा, है ना। और यहां लास्ट में देखना है कि जो मैंने पिक किया वो डिफेक्टिव है।
जो लास्ट में इवेंट ई है वो ये है कि डिफेक्टिव है। तो ए से मैंने ड्रॉ किया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ट्री डायग्राम बनाओ तो 0.3। बी से ड्रॉ किया होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.2 और सी से 0.4। ये तीन ही कंपनी का 30, 50 ये कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन 100% नहीं हो रहा है ना क्वेश्चन में। अच्छा नहीं नहीं गलत कर दीजिए, डिफेक्टिव पीस है ना 30, 40 उतना। ठीक ठीक ठीक, सॉरी 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 मिस्टेक। डिफेक्टिव पीस है उतना। जो भेजा गया है उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो 235 है, सॉरी सॉरी 235 235। तो अगर मुझे डायरेक्ट पूछा जाता कि ए से आया होगा इसका आंसर कितना है, तो 2/2 + 3 + 5 ऐसे बोल देता हूँ। पर कंडीशन है कि डिफेक्टिव है, तब कितना है प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा 3/2 + 3 + 5 और ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/2 + 3 + 5। तो ये आ जाएगा आई थिंक 5, 3, 8 और 2 10 10। तो ये हो गया 0.2%, ये 0.3% और ये 0.5 नहीं परसेंट नहीं 0.5, 0.3 एंड 0.2। प्रोडक्ट ए का जो परसेंटेज अमाउंट जो डिफेक्टिव हो रहा है वो बेसिकली है कितना परसेंट, कहाँ गया क्वेश्चन, 30% डिफेक्टिव है, माने 0.3 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने का। एक का 40% डिफेक्टिव है यानी 0.4 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने का, 20% है इसका। तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है इसके डिफेक्टिव होने का और एक का 40% है यानी 0.4 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने का। अब देखो डिफेक्टिव मिला तो है, तो ये बताना कि ए के जरिए मिला होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको क्या करना है, ये वाला रास्ता के जरिए हुआ होगा तो इसको लिख दिया 0.2 × 0.3 डिवाइडेड बाय टोटल जो हो गया वो हो गया 0.2 × 0.3 प्लस 0.3 × 0.2। इसको भी इस रास्ते को लिए फिर इस रास्ते को तो प्लस 0.5 × 0.2। बात समझ गए? ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया ये? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो यही है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम यही है, मोटामोटी ऐसे समझिए। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, जल्दी से सब लोग मीटिंग रीज्वाइन करो तो इसी मीटिंग आईडी से।